न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। ये एक प्रेरणादायक और प्रोत्साहित करने वाली पंक्तियाँ हैं। ये कविता बताइए किस कवि की है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये कविता मैथिली शरण गुप्त की है, जो इंसान को प्रोत्साहित और प्रेरणा देती है कुछ करने के लिए, अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए, अपने शरीर को कुछ काम में लाने के लिए। मतलब आप आलस छोड़ दो और कुछ करो जिससे आपके पहचान बने, आपका जीवन सार्थक हो। ये जो तस्वीर है ये मैथिली शरण गुप्त की है। अब हम मैथिली शरण की गुप्त के बारे में ही संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि किस प्रसिद्ध विद्वान ने इन्हें क्या कहा है, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और ये किस रचना के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है और इन्हें रचना लिखने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली है, इनके गुरु का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी सन 1886 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था, चिरगांव झांसी में। कब हुआ था, सन 1886 ईस्वी में। इनके पिता का नाम राम शरण दास और इनके गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनके पिता का नाम क्या है, राम शरण दास और इनके गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब देखते हैं इनकी प्रथम कविता और इनका प्रथम काव्य संग्रह कौन कौन सा है और कब प्रकाशित हुआ। इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनकी प्रथम कविता कौन सी और कब प्रकाशित हुई। इनकी प्रथम कविता हेमंत 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इनका प्रथम काव्य रंग में भंग है जो 1999 में प्रकाशित हुआ था। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है और 4 ऑप्शन दे सकते हैं और उन 4 ऑप्शन में से आपको जो सही ऑप्शन पे निशान लगाना है वो है मैथिली शरण गुप्त। अब इनके बारे में अन्य जानकारी हासिल करते हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद इनके द्वारा लिखा गया साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रामचरितमानस तुलसी द्वारा लिखित ग्रंथ है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। यह उत्तर भारत में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो अब देखते हैं हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद जो दूसरा ग्रंथ माना जाता है प्रसिद्ध राम काव्य धारा में वो है साकेत, जो इनके द्वारा लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद इनके द्वारा लिखा गया साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1988 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर द्विवेदी के लेख कवियों को उर्मिला विषय उदासीनता से मिली। कोई भी कवि ना अपने आप कुछ नहीं लिख सकता है कि हाँ सपना आया लिख दिया और ऐसे बैठे बैठे लिख दिया, नहीं। कवि कुछ ना कुछ हिंट लेता है लिखने के लिए, कोई चीज़ उससे मोटिवेट करती है लिखने के लिए, तभी वो लिखता है और उसे कहीं से मोटिवेशंस आइडियाज़ मिलते हैं तभी वो लिखता है। इसी प्रकार जब ये मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा एक लेख पढ़ा, उस लेख को पढ़ने के बाद इन्हें प्रेरणा मिली साकेत की रचना करने के लिए। जैसे
मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1988 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। महावीर प्रसाद जाने जाते हैं सरस्वती पत्रिका के लिए। इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए हिंदी साहित्य का एक काल इनके नाम पे रखा गया है, द्विवेदी का। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित करवाया। जो इन्होंने लेख लिखा था उर्मिला विषयक उदासीनता, वो किस छद्म नाम से लिखा था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। अक्सर परीक्षा में एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए साकेत शब्द पाली भाषा का है जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत में 12 सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग है? 12। अच्छा, रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? रामचरितमानस में सर्ग नहीं कांड है। कितने हैं? 7। वेरी गुड। और रामायण में कितने सर्ग हैं? 15। गुड। अब देखते हैं कि साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है। साकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्य कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी एक प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं और निबंधकार भी हैं, और इनकी एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में इनसे संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई। मैथिली शरण जो रचनाएं की है, एक तो साकेत जो बहुत प्रसिद्ध है जिसके कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, और दूसरी जो प्रसिद्ध रचना है वो है भारत भारती। इसे लिखने की प्रेरणा इन्हें कहाँ से मिली है? मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या कहा है? कौटुंबिक कवि मात्र। इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया। इन्हें महात्मा गांधी ने किस उपाधि से सम्मानित किया? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार है। मैथिली शरण गुप्त बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। मैथिली शरण गुप्त बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं को किस उपनाम से अनुवाद करते थे? तो ये मैथिली शरण गुप्त मधुप उपनाम से अनुवाद करते थे। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में किसका बादशाह कहा जाता था? हरिगीत का छंद का बादशाह कहा जाता। अच्छा, अब देखते हैं इनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कालक्रमानुसार देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित है। रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, बिकट भट्ट 1929 ईस्वी, गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, झनकार 1929 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, हिंदू 1927, वेताली पंचवटी 1925 में प्रकाशित हुई। ये कविताएं के सन के साथ आपको नाम बता दिए गए हैं। आपको मैंने बहुत सारी संक्षिप्त जानकारियाँ और महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान किए हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए दें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।